दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस बुक क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इसकी समरी मैंने आपको पहली वीडियो में दी थी, जो कि डॉक्टर रेडी स्टेट द्वारा लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों, इस बुक के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बहुत ख़ास है, तो मैं हर चैप्टर का आपको पूरा चैप्टर पढ़ करके सुनाऊंगा और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अपनी जीवन के अंदर। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में आपने भी देखा होगा, आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जितने भी डॉक्टर्स चाहे एमबीबीएस एमडी बैठे हुए हैं या डीएम हैं या कोई भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, उनका सिर्फ ध्यान जो रहता है वो बीमारी को ठीक करने पर रहता है, बीमारी की जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर रहता है। ठीक है। और दवाइयों यानी कि उस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने का रहता है। लेकिन इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर बताया गया है कि कैसे उस जीवन शैली को ठीक किया जा सकता है। तो मैं पहले चैप्टर से लेकर के चलता हूँ। सबसे पहला प्रस्तावना। इस वीडियो को, इस बुक को ज़रूर आप पूरा सुने, ये आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। इस बुक की प्रस्तावना शुरुआत में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ने से पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि इसके अंदर जी क्या दिया गया है। जी, डॉक्टर रे कहते हैं, प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने, हम डॉक्टरों का बीमारियों की ओर झुकाव ज़्यादा रहता है। हम सिर्फ बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उनकी तलाश करते हैं। हमें बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण किया जाता है और इसीलिए हमें दवाइयों के बारे में पता होता है। मेडिकल स्कूल में हम औषधि विज्ञान का अध्ययन करते हैं और यह सीखते हैं कि शरीर विभिन्न प्रकार की दवाइयों को किस प्रकार अवशोषित करता है। हम यह भी सीखते हैं कि शरीर कब और कैसे इन्हें बाहर निकालता है। हमें यह पता होता है कि चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी दवा किस रासायनिक क्रिया को रोकती है। हम दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में सीखते हैं और इनके हानिकारक प्रभावों को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं। डॉक्टर अपनी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, इसमें दो राय नहीं है, और इनके सेवन की सलाह देने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। पल भर के लिए सोचें कि अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, डायबिटीज़ हो, अर्थराइटिस हो, हृदय रोग हो और डिप्रेशन के लिए जो भी दवाई हमारे मरीज ले रहे हैं, ये तो सिर्फ गिने चुने नाम हैं। बहुत सारी संक्रामक बीमारियां होती हैं जी, जो हम एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल और उनकी खोज के परिणाम स्वरूप दवाओं के प्रति हमारी फिलॉसफी ने बीमारियों पर आक्रमण का रूप ले लिया है। चिकित्सा समुदाय अपने इस आक्रामक रुख के साथ 21वीं सदी में पहुंच गया है और विभिन्न गंभीर बीमारियों का इलाज करने का प्रयास कर रहा है। 1997 में हुए एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका के अंदर 2.5 अरब से ज़्यादा दवाइयों के पर्चे लिखे गए। पिछले 8 सालों में दवाइयों की बिक्री भी 2 गुना से अधिक हो गई। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इससे भी ज़्यादा है। 1990 में अमेरिका ने दवाओं पर लगभग 37.7 अरब डॉलर खर्च किए। 1997 में यह खर्च बढ़कर 78.9 अरब डॉलर हो गया। इस प्रकार दवा उद्योग स्वास्थ्य सेवा का सबसे तेज बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो 17% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह दर औसत दर से भी अधिक है। गंभीर बीमारी की महामारी को रोकने के लिए डॉक्टरों और बीमा कंपनियों की सारी उम्मीदें इन दवाओं पर टिकी होती है। यह दवा उद्योग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम दवा से प्यार करते हैं। मैं अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो बेहतर स्वास्थ्य नहीं चाहता हो। हम में से अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, परंतु सच्चाई यह है कि हम में से अधिकतर लोग, इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, दिन प्रतिदिन अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा मेरा पेशा है। मरीजों को रोजाना उनके स्वास्थ्य की जानकारी देना मेरे पेशे में महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई मरीज शुगर का हो सकता है, अर्थराइटिस का हो सकता है या हार्ट का हो सकता है। वही हो सकता है कोई मरीज जो है कैंसर से पीड़ित हो, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी कुछ ही महीने की बची हो। बहरहाल, हर व्यक्ति स्वस्थ बना रहना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए। चूँकि डॉक्टर बीमारी और दवाओं पर ही ध्यान देते हैं, इसलिए हम अपना अधिकांश समय और प्रयास बीमारी की प्रक्रिया को पहचान करने में गंवा देते हैं।
जिससे हम मरीज को इलाज या दवा की योजना बता सके। यही नहीं, ईसा मसीह ने यह भी कहा है, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। यह जाना माना सच है कि अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करने की अपेक्षा स्वस्थ बने रहना ज़्यादा आसान है। किसी भी डॉक्टर के लिए बीमारी से बचाव पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु जब आप अपनी सेहत की सबसे बेहतर सुरक्षा के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप वास्तव में किसी के पास जाते हैं। क्या आपका डॉक्टर आपको ये जानकारी देता है? चिकित्सा समुदाय बचावकारी दवाइयों के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है और इस बारे में बीमा कंपनियों की स्वास्थ्य योजनाएं बताता है। इस सब के बावजूद बचावकारी दवाइयाँ पहली प्राथमिकता नजर आती हैं। अभी भी स्वास्थ्य सुरक्षा के कुल खर्च का मात्र 1% तथाकथित बचावकारी दवाइयों पर खर्च किया जाता है। वास्तव में बचावकारी दवा कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बीमारियों का समय से पहले पता लगाने में खर्च होता है, जैसे मेमोग्राम्स, केमिस्ट्री प्रोफाइल, पीएसए प्रोस्टेट कैंसर के लिए टेस्ट या आदि, जो भी कैंसर या किसी समस्या की शुरुआती अवस्था में पहचान की जा सकती है। डॉक्टर भी आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को देखकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वे जीवन शैली में परिवर्तन कर बीमारियों से बचाव के लिए मरीजों की मदद करने में बहुत कम समय देते हैं। वे रोज़ाना बीमारियों का इलाज करने में ही बहुत व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए, शुगर स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए, वो आपको सिर्फ दवाई लिख करके देगा। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि इन बीमारियों से बचाव कैसे किया जाएगा, कैसे आपको अपने जीवन शैली को बदलना है। और जबकि आप सभी जानते हैं, अगर शुगर, हार्ट या कैंसर या इस तरीके की जितनी ये बीमारियां हैं, उनको अगर ठीक रखना है तो सबसे पहले जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। ये इस किताब में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर, ये बहुत मेन बात है, क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? और मैं यह बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अतिरिक्त पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं। मेरे मामले में तो यह बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी डॉक्टर के लिए यह स्थिति बड़ी अजीब होती है जब उसका कोई मरीज उससे अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन के बारे में पूछता है। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब कोई सप्लीमेंट के बारे में पूछता है किसी डॉक्टर से, तो उस डॉक्टर का क्या जवाब होता है आप सभी जानते हैं। पहले मैं भी इस प्रकार के जवाब दिया करता था। डॉक्टर रे कह रहे हैं कि पहले मैं भी इस प्रकार के जवाब दिया करता था। विटामिन सिर्फ धन की बर्बादी है। अधिक भोजन के जरिए हम सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे मरीज की फिर भी दबाव डालते थे तो मैं उन्हें कहता था कि अतिरिक्त पोषक तत्व संभवतः उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उन्हें सबसे सस्ते विटामिनों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनसे बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। ये डॉक्टर रे की अपनी मतलब अपने शब्द हैं। हो सकता है कि आपने भी अपने डॉक्टर से इस प्रकार के तर्क सुने हो। मेरी प्रैक्टिस के शुरुआती 23 सालों के दौरान मैंने अतिरिक्त पोषक तत्व पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन पिछले 7 सालों में चिकित्सा साहित्य में प्रकाशित शोधों को पढ़ने के बाद मेरी धारणा बदल गई है। इस दौरान मैंने जो जाना वह बहुत ही चौंकाने वाला है। इसने मेरी प्रैक्टिस को बदल दिया है। मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। मेरी तरह दूसरे डॉक्टरों को भी पोषण के प्रति दृष्टिकोण क्यों नहीं बदल रहा है? सबसे पहले डॉक्टरों को अपने मरीजों को किसी भी प्रकार की हानिकारक योजना या उत्पाद से बचाना चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसे कई अज्ञानी डॉक्टरों को देखा है जिन्होंने मेरे मरीजों को मूर्ख बनाया है। डॉक्टरों को सिर्फ उन वैज्ञानिक शोधों पर विश्वास करना चाहिए जो चिकित्सा पद्धति के द्वारा प्रयोग या प्रमाणित किए गए हों। चूँकि मैं जानता हूं कि चिकित्सा शोध ही सबसे प्रभावशाली उपलब्ध प्रमाण है, इसलिए मैंने इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे परिणामों को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया कोई भी चिकित्सा शोध किसी काल्पनिक या वैकल्पिक जर्नल से नहीं लिया गया है। इसके लिए मैंने विश्वसनीय मेडिकल जर्नल जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंसेट और इसी तरह के कई अन्य जर्नल को आधार बनाया है। अधिकांश डॉक्टरों द्वारा अतिरिक्त पोषक तत्वों के विचार को बचावकारी दवाइयों की तरह स्वीकार नहीं करने की एक अन्य वजह यह भी है
कि वे अक्षयकारी बीमारियों के कारण को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते हैं। जो लोग इसे बायोकेमिस्ट और वैज्ञानिक शोधों के लिए दिलचस्प विषय मानते हैं, वे मानते हैं कि इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है। दरअसल शोध वैज्ञानिक और सामान्य डॉक्टर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। फिर भी शोधकर्ता इन बीमारियों की मुख्य जड़ का पता लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ डॉक्टर ही इस विज्ञान को मरीजों पर आजमाते हैं। डॉक्टर मरीजों में इन बीमारियों के विकसित होने का इंतजार करते हैं और फिर इलाज करना शुरू करते हैं। डॉक्टर हमेशा दवा कंपनियों को नई थेरेपियों के साथ नई दवाओं को विकसित करने का रास्ता प्रदान करते हैं। लेकिन जैसा कि आप इस पूरी पुस्तक में जानेंगे कि हमारा शरीर ही गंभीर अक्षयकारी बीमारियों के विरुद्ध सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, न कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ। हालांकि अधिकतर डॉक्टर यहाँ पर बताए गए सिद्धांतों को अभी तक नहीं समझते हैं। चूँकि मैंने अपने कई मरीजों पर इन सिद्धांतों को आजमाया है, इसलिए इनके नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए बहुत से मरीजों का इलाज किया है जो व्हीलचेयर से उठकर एक बार फिर चलने लगे। मैंने कार्डियोमायोपैथी के कई मरीजों का नाम हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हृदय बदलने हार्ट एक्सचेंज की सूची से हटवाने में उनकी मदद की है। कैंसर के कई मरीज फिर से ठीक हो चुके हैं। मैकुलर डिजनरेशन के मरीजों की आंखों की रोशनी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज भी अपनी स्वस्थ जिंदगी की तरफ लौट चुके हैं। पोषक दवा एक सामान्य मुख्य धारा की बचावकारी दवा है। जैव रासायनिक शोध के इस युग में हम शरीर की प्रत्येक कोशिका के हर हिस्से में होने वाली गतिविधि की जानकारी लेने में सक्षम हैं। इसी कारण गंभीर अक्षयकारी बीमारियों की छोटी से छोटी जानकारी भी प्रकाश में आ रही है। इस स्थिति में मेडिकल प्रमाण जानने के इच्छुक डॉक्टरों को मैं यह पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहूँगा। यदि आप बीमार हैं तो यह उम्मीद न करें कि आपका डॉक्टर तुरंत ही आपकी सारी समस्याओं को जान जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में विटामिन एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मुद्दा है। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? चिकित्सा साहित्य में किए गए मेरे 7 सालों के व्यक्तिगत शोध का परिणाम है। मैं इससे तत्काल सहमत नहीं हुआ था। यह सही है, अधिकांश डॉक्टरों की तरह लोग भी पोषक तत्व दवाइयों से अनजान रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? मैं है अच्छी खबर यह है कि आपको पोषक दवाओं की शुरुआत के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी सेहत को बनाने के लिए जागरूक बन सकते हैं। एक बदला हुआ डॉक्टर। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। मध्य पश्चिम के एक छोटे से शहर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के बारे में आपको जानना भी क्या चाहिए? सही सवाल। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी ही तरह एक सफ़र पर चलें। आइए अब मैं आपको भी उन मेडिकल प्रमाणों के बारे में बताता हूं जिन्होंने मुझ में यह विश्वास पैदा किया कि अतिरिक्त विटामिन से स्वास्थ्य को सुरक्षित कर बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि आप इस पूरी पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं जानता हूं कि लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे उसी विशेष अध्याय को पढ़ते हैं जो उनकी स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित होता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की कार्यप्रणाली की आधारभूत जानकारी प्राप्त करें और यह समझें कि इसे सुरक्षा पाने तथा स्वस्थ बने रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आखिरी निवेदन आप सभी से है, चूँकि यह आपके स्वास्थ्य और ज़िंदगी का सवाल है, आपके परिवार के स्वास्थ्य और ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुने और मेरे निर्णय को माने। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से मेरी बातों को उसी प्रकार स्वीकार करें जिस प्रकार मैंने बचावकारी दवाओं के चमत्कार को पहली बार जाना था। भले ही मैं एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मुझे बहुत नम्र बनना पड़ा। क्या आप भी यही इच्छा रखते हैं? तो चलते हैं नए अगले चैप्टर पे भाग 1 शुरू करने से पहले।